हुए कहा, आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर, तुमने स्वामी खानदान के शुभचिंतक शिवा का अपमान किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उस्ताद रंगा स्वामी स्वामी खानदान के मुखिया थे और पूरे इलाके में उनके नाम की धाक थी। इस वक्त भले ही वो पलंग पर पड़े एक साधारण से मरीज थे, लेकिन फिर भी लोगों में उनका डर और रुतबा अब भी कायम था। इसीलिए उनकी बात सुनकर चंद्रा स्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए शिवा से पूछा, शिवा, ये क्या हो रहा है? लेकिन शिवा के चेहरे पर गुस्से के भाव देखते ही उसकी घिग्गी बंध गई। उसने तुरंत शिवा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, शिवा, मेरा मतलब है शिवा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रा स्वामी की हालत देखकर शिवा को उससे घिन आने लगी। उसने गंभीर स्वर में चंद्रा स्वामी से कहा, जाओ चंद्रा स्वामी, जाओ और जाकर कह देना तुम्हारे नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के निदेशक शास्त्री जी से कि जिस तरह उन्होंने मेरे पिता से उनका वैद्य का लाइसेंस छीन लिया था, ठीक उसी तरह जल्द ही मैं भी उनसे उनका नाम, उनका रुतबा और उनकी सारी योग्यता छीन लूंगा। शिवा का ऐसा रौद्र रूप देखकर चंद्रा स्वामी के होश उड़ गए। उसने दांत पीसते हुए सर झुकाकर हामी में अपना सर हिलाया और चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी नंदिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, अगर दोबारा कभी यहां नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नंदिनी ने गार्ड्स को इशारा किया और नंदिनी का इशारा मिलते ही गार्ड्स ने चंद्रा स्वामी को उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। शिवा के आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी को माफ कर देने के बाद उस्ताद रंगा स्वामी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शिवा को लेकर लिविंग रूम में आ गई। उसके बाद वो शिवा को वहीं बिठाकर कुछ देर के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए और जब लौट कर आए तो उनके चेहरे की छटा ही निराली थी। उस दिव्य फल की ऊर्जा ने न केवल उस्ताद रंगा स्वामी की तबीयत ठीक कर दी, बल्कि वो पहले से ज्यादा जवान भी दिखाई देने लगे थे। जब वो नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर वापस लिविंग रूम में आए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले तक वो पलंग पर पड़े अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है कि राव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे उस दिव्य फल के बारे में जरूर पूछता। पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी नंदिनी ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है दादाजी, आप कम से कम 20 साल जवान दिख रहे हैं। अब हम जल्दी ही अपने दुश्मन भार्गवन खानदान से आप पर हुए हमले का बदला लेंगे। नंदिनी की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी ने हंसते हुए कहा, इसका पूरा श्रेय तो शिवा को जाता है। जहां एक तरफ नंदिनी शिवा से चिढ़ी बैठी थी, इसीलिए अपने दादा के मुंह से उसकी तारीफ वो नहीं सुन पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में शिवा को लेकर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, इसीलिए वो शिवा को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो उसने सीधे सीधे भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, वो सब तो मैं नहीं जानती दादाजी, मुझे तो लगता है बस आपकी किस्मत अच्छी थी। नंदिनी और उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो उन 3 चांदी की सुइयों का कमाल। इतना कहकर शिवा थोड़ा संजीदा हो गया और उसने गंभीर स्वर में अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस्ताद रंगा स्वामी, वो दिव्य फल कोई साधारण फल नहीं था। अगर आप उसकी ऊर्जा को अपने कुंडली चक्रों में संग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके और भी फायदे मिलेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी कलारी पैट्टू विद्या बिल्कुल आपकी जवानी के दिनों जैसी हो जाएगी। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी दंग रह गए। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात कर रहे हैं शिवा, वो फल सच में इतने चमत्कारी थे? उस्ताद रंगा स्वामी का सवाल सुनते ही शिवा ने मुस्कुराकर हामी में अपना सर हिलाया। तभी अचानक उस्ताद रंगा स्वामी की नजर शिवा के बाएं हाथ पर पड़ी। शिवा ने अपने बाएं हाथ में बचे हुए दिव्य फलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। उस्ताद रंगा स्वामी ने गौर से देखा कि उस गुच्छे में अभी भी 10 दिव्य फल बाकी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने बगल में खड़े मुनीम से कहा, मुनीम जी, जाइए और मेरी तिजोरी में से एक ब्लैक सुप्रीम कार्ड लेकर आइए। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनते ही मुनीम उस्ताद के कमरे में गया और तुरंत एक काले रंग का डेबिट कार्ड लेकर आ गया। काले रंग का वो कार्ड एक विदेशी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड था। विदेशी बैंकों के जानकार उस कार्ड को देखते ही बता सकते थे कि उस कार्ड के अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए जमा है। हॉल में मौजूद सभी की नजरें उस ब्लैक सुप्रीम कार्ड पर ही जमी थी। हालांकि स्वामी खानदान एक अमीर और पैसे वाला खानदान था और 10 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि शिवा ने कुछ ज्यादा ही आसानी से इतने कम समय में 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उस्ताद रंगा स्वामी ने वो कार्ड लेकर शिवा के हाथ में रखते हुए कहा, शिवा, ये स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड है, इसमें 10 करोड़ रुपए जमा है, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवा ने बिना समय गवाए उस्ताद रंगा स्वामी से वो कार्ड लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही शिवा ने वो कार्ड अपने हाथ में लिया, उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नंदिनी और छोटे उस्ताद की मिन्नतें करने के बाद
शिवा अपनी जादुई चिकित्सा विधि से उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा लेता है। उस दिव्य फल को खाने की वजह से उस्ताद रंगास्वामी बिल्कुल ठीक होकर पहले से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो शिवा को अपनी जान बचाने के लिए इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए की कीमत वाला स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड थमा देते हैं, लेकिन जैसे ही शिवा वो कार्ड स्वीकार कर लेता है, उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही शिवा वो कार्ड लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस्ताद रंगास्वामी ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा और हमारा व्यवहार खत्म। अब तुम्हारा मुझसे या मेरे स्वामी खानदान से कोई लेना देना नहीं। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा चौंक गया और उसने पलट कर पूछा, क्या मतलब? मैं को समझा नहीं। आखिर क्या चल रहा है उस्ताद रंगास्वामी के दिमाग में? कहीं अपनी जान बचाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी का इरादा तो नहीं बदल गया? उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने पूछा, मैं को समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा के सवाल का जवाब देने की बजाय बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना जिसके पिता को शास्त्री खानदान से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था? उस्ताद रंगास्वामी का सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शिवा की लाख कोशिशों के बाद भी उसके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री खानदान से बेदखल शब्द उसकी योग्यता पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शिवा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने बड़े ही गर्व से पलटकर उस्ताद रंगास्वामी से कहा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए। इतना कहकर वो गर्व से अपनी खानदानी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, देखो शिवा, अब तो ये तुम भी जानते हो कि भले ही हमारा स्वामी खानदान कोयम्बटूर का नंबर 1 खानदान नहीं है, लेकिन टॉप 5 में हमारी गिनती होती ही है ना। यहां किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देखे। भार्गवन खानदान से हमारी खानदानी दुश्मनी है। कुछ समय पहले उनसे हमारी एक मुठभेड़ हुई थी और मैं उस मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। अब जब मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूं तो कायदे के हिसाब से तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमारा स्वामी खानदान है और तुम तो, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम समाज से बेदखल। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भविष्य में अपना नाम जमाने के लिए और अपना रुतबा झाड़ने के लिए ना तो तुम मेरा या मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल करोगे और ना ही तुम्हें हमारे इलाके में किसी तरह का व्यापार करने की अनुमति होगी, ठीक है? लेकिन शिवा के सवाल का जवाब देने के बजाय उस्ताद रंगास्वामी ने बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना? उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर शिवा का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, उस्ताद रंगास्वामी, अगर तुम मेरे और उस वैद्य चंद्र स्वामी के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर रहे हो तो निश्चिंत रहो। मुझे उसके बारे में किसी से बात करने की ना तो जरूरत है और ना ही मेरी उसमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अफसोस की बात तो यह है कि शिवा, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम्हें नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लड़ना है तो बेशक लड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारी ये लड़ाई आसमान पर थूकने जैसी है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी इस लड़ाई में मेरा और मेरे खानदान का नाम नहीं घसीटोगे, ना ही तुम मेरी जान बचाने के बदले में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अपनी निजी लड़ाई में हमसे कोई मदद मांगोगे। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए ऐसे घटिया चोंचले आजमाऊंगा? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने धीमे स्वर में कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे लिए मेरा और मेरे खानदान का नाम बहुत मायने रखता है। अगर तुमने बाहर किसी भी इंसान को यह बताया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी तो मैं उस इंसान को मौत की नींद सुला दूंगा। समझ में आई मेरी बात? उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर नंदिनी का आत्मविश्वास भी जाग उठा। उसने अपने सामने रखी मेज पर हाथ पीटते हुए कहा, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे दादाजी पर धोखे से वार जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए क्योंकि उन्हें सिर्फ मामूली खरोंचें आई थी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, इसलिए तुम भी ये बात अपने पेट में हजम कर जाओ, समझे? नंदिनी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इसका मतलब आज से हमारा हिसाब बराबर। इतना कहकर शिवा वहां से उठकर जाने लगा तो उस्ताद रंगास्वामी ने पीछे से अपनी रौबीली आवाज में उसे रोकते हुए कहा, ठहरो। उस्ताद रंगास्वामी की आवाज सुनकर शिवा वहीं उनकी चौखट पर रुक गया और उसने बिना मुड़े ही कठोर आवाज में कहा, अब क्या? शिवा के रुकते ही उस्ताद रंगास्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो दिव्य फलों का गुच्छा है वो यहीं रहेगा। उस्ताद रंगास्वामी की ये बात
शिवा के गले नहीं उतरी। उसने झट से पलट कर देखा तो सामने हॉल में नंदिनी और छोटे उस्ताद बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं खड़े शिवा को घूर रहे थे। शिवा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, ओ, तो ये सिखाया जाता है तुम्हारे स्वामी खानदान में? तुम मुझसे दिव्य फल छीनना चाहते हो? अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते। लेकिन शिवा की बात का उस्ताद रंगास्वामी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अभी दिव्य फल हमारे हुए। चुपचाप इन्हें मेज पर रखो और चलते बनो यहां से। उस्ताद रंगास्वामी के इतना कहते ही शिवा के दाएं और बाएं खड़े 2 फाइटर गार्ड्स शिवा पर बंदूक तानकर खड़े हो गए। उन गार्ड्स को देखकर शिवा ने रूखे स्वर में कहा, अरे बेगैरत और एहसान फरामोश लोगों, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमसे लड़ पाओगे? मेरी सलाह मानो, चुपचाप अपने पैसे लो और ये फल मेरे हवाले करके यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा का खून खौल उठा। उसने अपनी जेब से वो ब्लैक सुप्रीम कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में बंद करके गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रंगास्वामी, तू ठीक होने के लायक ही नहीं। इतना कहकर शिवा ने उस कार्ड को अपनी उंगलियों से मसल कर उसे चूर चूर कर दिया और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो इसे अपने पास और मेरी दी हुई जिंदगी मुझे लौटा दो। शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार था, इसलिए वो जब तक शांत था तभी तक ठीक था। पर अब जब वो गुस्से में आ चुका था तो उसके गुस्से से पूरे वातावरण में मानो तांडव समझ गया। अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। स्वामी खानदान के घर की छत पर गर्जना करते हुए गहरे काले बादल मंडराने लगे। आसपास के पंछी कोलाहल करते हुए बदहवास से यहां वहां उड़ने लगे और देखते ही देखते आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां गड़गड़ाने लगी। उस्ताद रंगास्वामी के छल और कपट की वजह से शिवा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने गहरी सांस लेकर शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से निकली सांसों से वहां एक भयंकर तूफान आ गया। शिवा की सांसों से निकली हवा का वेग इतना ज्यादा था कि वहां एक तूफानी आंधी आई और पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद करने लगी। जैसे ही वो हवा उस्ताद रंगास्वामी के पेट से टकराई, उन्होंने खून की उल्टियां करते हुए वो दिव्य फल फिर से बाहर उगल दिया। तभी अचानक एक चांदी की सुई हवा में उड़ती हुई आई और रंगास्वामी के पेट में धंस गई, जिससे उसकी रही सही ताकत भी झट से उसके शरीर से हवा की तरफ बाहर निकल गई और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। उस्ताद रंगास्वामी के साथ साथ नंदिनी, छोटे उस्ताद और बाकी के गार्ड्स भी हवा में उड़ते हुए कई फीट दूर जा गिरे। कुछ देर तक तबाही मचाने के बाद जब शिवा की सांसों से निकली हवा शांत हुई और कमरे की मिट्टी हटी तो सामने का नजारा देखकर जमीन पर गिरी नंदिनी और छोटे उस्ताद के होश उड़ गए। स्वामी खानदान का लिविंग रूम तहस नहस हो चुका था। कमरे का फर्नीचर टूटकर जमीन पर यहां वहां बिखर चुका था। जमीन पर एक कई मीटर लंबी और गहरी दरार आ चुकी थी और चारों तरफ बस रेत और मिट्टी का मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। जब उन लोगों ने उस दरार की सीध में कुछ मीटर आगे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उस्ताद रंगास्वामी दीवार पर सीधे किसी चित्र की तरह लटके हुए थे। उस्ताद रंगास्वामी के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर धस चुकी थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उस्ताद रंगास्वामी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक बार के लिए तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनके जोर से खांसते ही नंदिनी और छोटे उस्ताद ने उन्हें पहचान लिया और चिल्लाते हुए एक स्वर में कहा, दादाजी, अरे कोई बचाओ उन्हें। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब उन्हें कोई भी बचा सकता है। उनकी उखड़ती सांसें और डूबती धड़कनें उनका हाल बयां कर रही थी। पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी वहां हुआ था उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उस्ताद रंगास्वामी की जिंदगी और मौत शिवा के हाथों में थी। कुछ देर पहले शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी को 20 साल पहले जैसा जवान और तंदुरुस्त बना दिया था और अब कुछ ही मिनटों में शिवा ने उन्हें फिर से मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन लोगों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग एक कुशल योद्धा थे जो अपनी तकनीक से बंदूक की गोली तक से बच सकते थे, लेकिन जो शिवा ने किया उसकी तो वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
तभी जमीन पर गिरे एक गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, ये सब उस शिवा ने किया है। उस गार्ड की बात सुनकर दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ और दूर से ही दोनों डरी हुई हालत में शिवा को देखने लगे। हालांकि उन दोनों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन फिर भी उनमें शिवा पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं थी। वो तो केवल यही सोचकर घबरा रहे थे कि जो इंसान लोगों को हवा में उड़ाकर तूफान मचा सकता है, जिसकी सिर्फ एक फूंक से कई टन का लकड़ी का विशाल दरवाजा भी टूटकर बिखर सकता है, तो उसके सामने उनकी बंदूक क्या ही काम आएगी। शिवा के सामने वो खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सबसे शिवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी उस्ताद रंगास्वामी के धोखे की वजह से गुस्से में था। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। तो क्या ये था अंत उस्ताद रंगास्वामी का शिवा के हाथों? क्या शिवा और उस्ताद रंगास्वामी के बीच की लड़ाई यहीं खत्म हो गई, या फिर यह शुरुआत थी उनके बीच दुश्मनी की? शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। इतना कहकर शिवा ने एक नजर वहां मौजूद भीड़ की तरफ देखा, जो नंदिनी कुछ देर पहले तक उसके सामने बहुत ज्यादा आकर दिखा रही थी। अब वो भी सर झुकाकर कोने में छिपी हुई थी। हालांकि उस्ताद रंगास्वामी का शरीर जवाब दे चुका था और अब वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन का लालच अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस्ताद रंगास्वामी की नजर अब भी शिवा के हाथ में उन दिव्य फलों के गुच्छों पर थी, इसलिए उसने उन दिव्य फलों को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। यह देखकर शिवा फिर से गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी खानदान के मुखिया, याद रखना, इन फलों पर तेरा कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि अब अगर तूने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं उस हाथ को काट दूंगा। मृत्युशैया पर पड़े दर्द से कराहते उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा की बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाकर उस दिव्य फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी शिवा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे एक खास तकनीक के जरिए दूर से ही उस्ताद रंगास्वामी की तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रंगास्वामी की चीख निकल गई। शिवा का फेंका हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे ही उस्ताद रंगास्वामी के हाथ पर लगा, उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके कटे हुए हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ में से दो गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लेकर शिवा के सामने आ खड़े हुए। शिवा ने ऐसे हथियार इससे पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही उस हथियार को उसने पहचाना तो वो बुरी तरह से चौंक गया। शिवा का रास्ता रोककर खड़े उन दोनों गार्ड्स के हाथ का हथियार प्राचीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक खास प्रकार का हथियार था, जिसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और इसके एक ही वार से आधुनिक रॉकेट और प्राचीन तीर एक साथ दागे जा सकते थे। कहा जाता है कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में ऐसा ही एक खास हथियार बनाने की तकनीक विकसित की थी और उस तकनीक को पाने के लिए ही अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था। हालांकि भगवान शेषनाग के वरदान की वजह से शिवा का शरीर वज्र का बन चुका था और उसे रॉकेट और तीर तो क्या, बड़ी से बड़ी मिसाइल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी के पास इस तरह की तकनीक होने की बात सोचकर शिवा चौंक गया। जैसे ही उन गार्ड्स ने वो हथियार चलाने के लिए अपने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाने की कोशिश की, शिवा ने आसपास के मलबे में से कुछ पत्थरों के टुकड़े उठाए और मुस्कुराते हुए उन गार्ड्स को देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को फेंक कर शिवा उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट चुका था, इसलिए जब उन गार्ड्स ने शिवा के हाथ में दोबारा पत्थर के टुकड़े देखे तो उनके हाथ कांपने लगे और वो हड़बड़ाते हुए उस हथियार को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन गार्ड्स के भागते ही शिवा ने तेज आवाज में ऐलान कर दिया, उस्ताद रंगास्वामी, अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं जान बचा सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे स्वामी खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जब शिवा नागलोक में था तो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी शिवा के आगे कांपने लगते थे और आज धरती लोक पर कुछ साधारण से इंसानों ने उसे हराने की योजना बनाई थी। शिवा स्वामी खानदान की इस बेवकूफी भरी योजना के बारे में सोचते हुए कब उनकी दहलीज पार करके बाहर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। बाहर खुली हवा में आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा है। शिवा ने चौंकते हुए जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाया और
एक झटके से पलटकर उसे दीवार पर फेंक दिया। बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ वो पत्थर का टुकड़ा जाकर सीधा अपने निशाने पर लगा और अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए कहा, ओह, ये तो किसी जानवर की आवाज है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और सोच पाता, एक सुनहरे रंग की पालतू लोमड़ी करहाती हुई शिवा के सामने आ गिरी। हालांकि उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो किस प्रजाति की लोमड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही शिवा को उसमें एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। शिवा ने हैरान होते हुए कहा, देखने में तो ये जंगली लोमड़ी लग रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मुझे इसमें से दिव्य ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इतना कहते हुए शिवा ने आगे बढ़कर उस लोमड़ी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम्हारी मरहम पट्टी मैं ही करूंगा, लेकिन आगे से इस तरह मेरे पीछे मत आना, समझी? उस दिव्य लोमड़ी को अपनी गोद में लेकर शिवा तो वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही अचानक उस घर की छत पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, छरहरी काया, तीखे नैन नक्श और दूध सा गोरा रंग। देखने में उस खूबसूरत सी लड़की का कोई मुकाबला नहीं था, या यूं कह लीजिए कि उसकी बस एक ही झलक काफी थी किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए। शिवा को देखकर उस खूबसूरत बला की रूहानी आंखों में एक डरावनी और खूबसूरत चमक आ गई। जाहिर है उसने वो सब देखा था जो शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी और उसके गुंडों के साथ किया था। उस लड़की ने अपने मादक अंदाज में खुद ही से बातें करते हुए कहा, कौन था वो नौजवान? उसने तो हमें पहचान ही लिया था। उस्ताद रंगास्वामी को लगभग मौत के घाट उतार देने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा कि देविका उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वो वहीं खड़ी दूर से शिवा को जाते हुए देखने लगी। जब शिवा उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने एक बार फिर खुद से कहा, तुम कितने अजीब हो अजनबी। अंदर तुम इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और बाहर तुम मेरी उस पालतू सुनहरी लोमड़ी पर दया दिखा रहे थे। कुछ तो अलग है तुम में। मैं भैरवी तुम्हारे इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। वहां से निकलकर जब तक शिवा उस जख्मी सुनहरी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचा, तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दूर से ही देखा कि मीनाक्षी घर की बालकनी में खड़ी यहां वहां चक्कर लगाती हुई किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कार्टून कैरेक्टर के प्रिंट वाला एक लुभावना सा नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसके पारदर्शी कपड़े में उसका छरहरा बदन और खूबसूरत लंबे पैर दूर से ही नजर आ रहे थे। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा ने दूर से ही चिल्लाते हुए पूछा, अरे मीनू, तुम वहां क्या कर रही हो? शिवा को देखते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, भैया। इतना कहकर मीनाक्षी दौड़ती हुई शिवा के पास आई और प्यार से शिवा की छाती पर हल्के हाथ से एक घूंसा जमाती हुई बोली, कहां चले गए थे आप? पता है मैं और पापा कितना डर गए थे। हमें तो लगा कहीं आप रास्ता ना भटक गए हो, या फिर पता नहीं किसी ने आपको पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। इतना कहते कहते मीनाक्षी सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवा ने आगे बढ़कर मीनाक्षी के आंसू पोंछे और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो इसका मतलब है मेरा लिखा हुआ नोट तुम्हें नहीं मिला। अच्छा बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। आओ चलो पहले हम कुछ खाने चलते हैं। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दादी अम्मा की तरह शिवा को डांट लगाते हुए कहा, क्या कुछ खाने चलते हैं? सुबह से आपकी चिंता में मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ब्रश करना तो छोड़ो, मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया है। शिवा और मीनाक्षी दोनों सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से पहले ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शिवा, मेरे बेटे। जैसे ही शिवा ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने चेहरे पर बिखरे लंबे बाल और एक गंदा सा लंबा कोट पहने उसके पिता नारायण शास्त्री टैक्सी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिवा अपने पिता को एक लंबे अरसे के बाद देख रहा था। हालांकि उनके चेहरे पर शिवा से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी धसी हुई आंखें, सर के सफेद बाल, गहरा रंग और झुकी हुई कमर चिल्ला चिल्ला कर उनके दुख और संघर्ष की कहानी कह रही थी। पिछले 2 सालों में शिवा के पिता अपनी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़े दिखने लगे थे। उन्हें देखते ही शिवा ने खुशी से चहकते हुए कहा, पापा। लेकिन इतना कहते ही शिवा का गला भर आया और उसका शरीर कांपने लगा। कहते हैं खून के रिश्तों से गहरा इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता। आज शिवा को इस कहावत का असली मतलब समझ आ रहा था। जब शिवा बहुत छोटा था तो एक रात उसकी मां उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से कभी उनकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन उनके जाते ही शिवा के पिता ने शिवा और मीनाक्षी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और उन्हें कभी भी अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। आज 2 साल बाद अपने पिता को सामने देखते ही शिवा की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाते हुए भरे गले से टूटे फूटे शब्दों में कहा, पापा,
मैं वापस आ गया हूं। आप कैसे हैं? अपने पिता को गले लगाते ही शिवा को उनके कपड़ों से ट्रैफिक के धुएं की महक आने लगी। उसने देखा कि टैक्सी चला चलाकर उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके माथे पर शिकन का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। नारायण शास्त्री पुराने ख्यालों के मगर ज़हीन इंसान थे। शुरू से ही उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना टेढ़ी खीर जैसा था। इसीलिए जब शिवा ने सरेआम उन्हें अपने गले से लगाया तो वो झेंपते हुए असहज हो गए। उन्होंने शिवा को खुद से दूर करते हुए मुस्कुराकर हड़बड़ाते हुए कहा, वो बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं ना, तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। शिवा अपने पिता की आदत जानता था, इसलिए उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए हामी में अपना सिर हिलाया। तभी उनके बगल में खड़ी मीनाक्षी ने नारायण शास्त्री के हाथ पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा, पापा, ये आज आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और हाथों पर ही मिट्टी कैसे लगी? मीनाक्षी की बात सुनकर नारायण शास्त्री शर्मिंदा हो गए। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, अरे वो शिवा को ढूंढते ढूंढते मैं नदी तक चला गया था। वहां की मिट्टी गीली थी तो मेरा पैर फिसल गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और घर चलो, बाकी की बातें घर पर करते हैं। हालांकि नारायण शास्त्री ने मीनाक्षी से कहा तो घर चलने के लिए था, लेकिन वो जानबूझकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे अपने बेटे के ठीक होने का रौब झाड़ते हुए कहते, अरे ओ मुरुगन अन्ना, तुमने नाश्ता किया? ये देखो मेरा बेटा शिवा है। अरे निर्मला अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों का दर्द ठीक हुआ? ये देखो मेरा बेटा शिवा और मेरी बेटी मीनाक्षी, कितना चमक रहा है ना, ये ठीक हो गया है। वैसे इसे तो ठीक होना ही था, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरा बेटा हमेशा कोमा में थोड़ा ना रहने वाला है। अरे बचपन से ही बहुत होशियार है मेरा शिवा। अरे ओ मुत्तू, रुक रुक, कहां जा रहा है? ये देख मेरा बेटा शिवा, ये ठीक हो गया है। अब तो इसे किसी उल्टे सीधे नाम से मत बुलाना और इसको परेशान मत करना, समझा? हालांकि उनके पीछे चुपचाप चलता शिवा अपनी तरफ से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन गहरी उदासी से भर चुका था। इतने सालों में उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया था, पर आज तक उन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी। लेकिन अब शिवा का वक्त बदल चुका था। उसके पास 5 मुंह वाले दिव्य नाग के खून से सने बरगद के 10 दिव्य फल अब भी बाकी थे। उन फलों के अलावा ये आज बहुत खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा ठीक होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था और उनकी यह खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो हर राह चलते को रोककर उसे पूरे उत्साह से शिवा के बारे में ऐसे बता रहे थे मानो वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बता देना चाहते थे कि अब उनका बेटा, उनका शिवा ठीक हो चुका है। एक लंबे अरसे के बाद उन्हें यूं खुलकर हंसते मुस्कुराते देखकर उनके पड़ोसी भी उन्हें बधाइयां देते हुए शिवा की तारीफ करने लगे। यही सब देखकर शिवा ने मन ही मन खुद से एक वादा करते हुए कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से मैं अपने परिवार की पूरी देखभाल करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा और किसी को भी उन्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। वहीं नारायण शास्त्री को प्यार जताना नहीं आता था। उनके लिए तो अपने बच्चों को अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाकर खिलाना ही प्यार था। इसलिए मोहल्ले का चक्कर लगाकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो कपड़े बदलकर सीधा रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गए। उन्होंने बहुत मेहनत और प्यार से शिवा के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चीजें बनाई और पूरे परिवार ने जी भरकर उस खाने का लुत्फ उठाया। लेकिन इस सब के दौरान शिवा ने महसूस किया कि मीनाक्षी की आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। इसलिए दोपहर में जब मीनाक्षी के स्कूल जाने का वक्त हुआ तो शिवा उसके साथ उसे स्कूल छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही दोनों ने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ी, शिवा ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से पूछा, मीनू, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो तो बेझिझक कह सकती हो। शिवा की बात सुनते ही अब तक खुद को संभाले बैठी मीनाक्षी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। मीनाक्षी को इस तरह रोते हुए देखकर शिवा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ मीनू, अपने भैया को नहीं बताओगी? शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने हकलाते हुए कहा, भैया, आपको वो हीरे का लॉकेट याद है जो मां आपको देकर गई थी? मैंने वो लॉकेट गिरवी रख दिया। इतना कहकर मीनाक्षी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि शिवा अपनी मां के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी आत्मा ने 2000 साल की यात्रा तय की थी और इसी बीच उसने अच्छे बुरे न जाने कितने ही लोगों को देखा था। इसलिए अब उसका मन स्थिर और शांत हो चुका था। अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसने शांत स्वर में मीनाक्षी के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनू, अगर वो लॉकेट गया तो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शिवा की बातें सुनकर भी मीनाक्षी को चैन नहीं पड़ा। उसने सुबकते हुए अपने छोटे से बटुए से गिरवी की रसीद निकालकर शिवा को दिखाते हुए कहा, मां ने आपके लिए सिर्फ वही एक लॉकेट छोड़ा था, वो उनकी आखिरी निशानी थी, लेकिन मैं क्या करती भैया,
पिछले साल पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त आपकी भी दवाइयां चल रही थी और पापा भी हॉस्पिटल में थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उनके इलाज और दवाइयों के खर्च के लिए मुझे वो लॉकेट। इतना कहकर मीनाक्षी फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा का दिल बैठ गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि 16 साल की मासूम मीनाक्षी ने पिछले 2 सालों में कितना कुछ चुपचाप सहन किया था। शिवा ने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए भरे गले से कहा, तुमने अकेले कितना कुछ संभाला है मीनू। पिछले 2 साल तुम पर बहुत भारी रहे। इस उम्र में जो तुमने बर्दाश्त किया है, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। शिवा को इस तरह सबके सामने भावुक होते देखकर मीनाक्षी ने रोना बंद कर दिया और शर्माते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहा, कोई बात नहीं भैया, अब हम मिलकर पैसे कमाएंगे और जल्दी उस लॉकेट को फिर से छुड़ा लेंगे। शिवा ने मीनाक्षी से गिरवी की रसीद लेकर अपनी शर्ट की जेब में रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, वो सब ठीक कर देगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी के दिल का बोझ हल्का हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद तो रास्ते भर उसने शिवा से ढेर सारी बातें की। कुछ ही देर में बस वेलियागिरी हाई स्कूल पहुंच गई और दोनों बस से नीचे उतर गई। मीनाक्षी ने शिवा से अपना स्कूल बैग लिया और शिवा से विदा लेकर वो स्कूल के गेट के अंदर चली गई। वेलियागिरी हाई स्कूल से शिवा की कई सारी यादें जुड़ी थी, इसीलिए मीनाक्षी के जाने के बाद भी वो कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। हल्के हरे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को अंदर जाते हुए वो देखता रहा। जैसे ही शिवा वहां से जाने के लिए पलटा, तभी उसे पीछे से किसी लड़की की तीखी सी आवाज सुनाई दी, शिवा, तुम शिवा ही हो ना? उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए पलटकर उस आवाज की तरफ देखा और अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की को देखते ही उसकी आंखों की पुतलियां कसने लगी। कंधे तक कटे बाल, खूबसूरत चेहरा और मॉडर्न सी दिखने वाली तकरीबन 5 फुट 7 इंच की वो लंबी सी लड़की देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ काफी जवान भी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल बता रही थी कि वो जितनी छोटी दिख रही है उतनी है नहीं। उसका चेहरा और चलने का अंदाज देखकर उसके आत्मविश्वास का पता चल रहा था। सादे लिबास में लिपटी सीधी सादी लंबे बालों वाली भोली सी दिखने वाली वो लड़की जो शिवा को याद थी और जो लड़की आज उसके सामने खड़ी थी, उसका चेहरा भले ही एक था, लेकिन अब उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। ये सोचकर शिवा ने उसका नाम पुकारते हुए कहा, ओ मिस जयंती अय्यर, ये तुम हो? उस दिन चतुर को पीटने के बाद शिवा को तो लगा था कि अब उनकी मुलाकात 3 महीने बाद शास्त्री खानदान की हवेली में जयती और भास्कर की शादी के वक्त होगी, लेकिन किसे पता था कि वो आज ही मीनाक्षी के स्कूल के बाहर अपनी पुरानी मंगेतर जयती से टकरा जाएगा। शिवा के पलटते ही जयती ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और कहा, तो इसका मतलब चतुर सही कह रहा था, तुम तो सच में ठीक हो गए हो। शिवा को देखते ही जयती के मन में हजारों भावनाएं तूफान की तरफ उमड़ने लगी। उसने स्कूल के गेट के बगल में बनी कॉफी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तो मुझे ढूंढते हुए स्कूल तक आ ही गए हो, तो आओ बैठते हैं। वैसे भी हमें हमारे बीच के मसले पर बात भी तो करनी है। लेकिन शिवा ने जयती का मजाक बनाते हुए जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ? मैं तो यहाँ मीनाक्षी को स्कूल छोड़ने आया था। वैसे भी हम दोनों के बीच अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। शिवा की बात सुनकर जयती ने मुस्कुराते हुए कहा, वजह चाहे जो भी हो, तुम यहाँ आ तो गए हो ना। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन क्या तुम पार्टी अम्मा के बारे में भी नहीं जानना चाहते कि वो कैसी है? शिवा तो वहां से जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जयती के मुंह से पार्टी अम्मा यानी उसकी दादी माँ के बारे में सुना तो वो रुक गया। पूरे शास्त्री खानदान में सिर्फ एक उसकी बूढ़ी पार्टी अम्मा ही थी जिन्हें शिवा की परवाह थी। जब शिवा के दादाजी ने उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया, तब केवल वही थी जिन्होंने शिवा के परिवार से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो समय समय पर उसकी खोज खबर लिया करती थी और कभी कभी तो सबसे छिपकर उनसे मिलने भी आ जाया करती थी। अपने ही ख्यालों में खोया शिवा वहीं खड़े मन ही मन सोच रहा था कि वो अपनी पार्टी अम्मा से एक लंबे अरसे से नहीं मिला कि तभी जयती ने उसे एक विजयी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा, तुम आज भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। आओ चलो बैठकर बातें करते हैं। जयती की बात सुनकर शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ जाकर उस कॉफी शॉप में बैठ गया। शिवा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए जयती ने उससे पूछा, क्या पियोगे? शिवा को जयती के साथ बैठकर चाय या कॉफी पीने में कोई रुचि नहीं थी। नागलोक के दिव्य झरने से बहती ओस की बूंदों से बनी मदिरा पीने वाले शिवा को धरती लोक की कॉफी में कहां रुचि होने वाली थी, लेकिन अब वो वहां बैठा था तो कुछ पीना ही था, इसलिए उसने यूं ही कह दिया, एक गिलास पानी। लेकिन शिवा की बात सुनकर जयती ने चिढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये जगह महंगी नहीं है, और रही बात बिल की तो वो मैं भर दूंगी। इतना कहकर जयती ने इशारे से वेटर को बुलाकर कहा, भैया 2 कप फिल्टर कॉफी दे दीजिए, और हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी थोड़ा कम कर दीजिएगा प्लीज। वेटर जयती का ऑर्डर लेकर
वहां से चला गया और उसके जाते ही दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद शिवा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पाटी अम्मा की तबीयत कैसी है? शिवा का सवाल सुनकर जयती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने दबी आवाज में कहा, पाटी अम्मा ठीक नहीं है शिवा। पिछले 2 सालों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भास्कर से शादी करने के बाद मैं उनका और अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, लेकिन सच कहूं तो मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि पाटी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, बस। इतना कहकर जयती चुप हो गई। कुछ देर तक यूं ही चुप रहने के बाद उसने अपना सर उठाकर शिवा की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो शिवा। जयती बचपन से ही नकचड़ी और घमंडी थी, इसीलिए जैसे ही उसने शिवा से माफी मांगी तो शिवा हैरान हो गया। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? लेकिन जयती ने शिवा के सवाल को टालते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए हो। भास्कर से मेरी शादी वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन इससे पहले कि जयती अपनी बात पूरी कर पाती, शिवा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देखो तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, यह सब बातें बनाने की जरूरत नहीं है। शिवा की बातें सुनकर जयती चिढ़ गई और उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इतना तो समझते ही हो कि बचपन में हमारी शादी पक्की हो जाने की बात सिर्फ एक मजाक थी और कुछ नहीं। तुम जैसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? लेकिन जयती की बात का शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पाटी अम्मा के बारे में जानना चाहता था। उसे जयती की फिजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने बेफिक्री से कहा, देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मैं जरा जल्दी में हूं। शिवा की बात सुनकर जयती की झुंझलाहट गुस्से में बदलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने वाले शिवा को हो क्या गया है। उसने तेज आवाज में शिवा से कहा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हो शिवा? सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे चचेरे भाई भास्कर को चुना? तुम समझते क्यों नहीं हो? पूरे अय्यर खानदान की उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई हैं। मेरी सगाई बचपन में ही तुमसे कर दी गई और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। तो क्या ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ? पिछले साल मैंने कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा दी और पूरे राज्य में मेरा दूसरा नंबर आया, लेकिन नहीं, वो भी काफी नहीं था। मुझे तो पहले नंबर पर आना था क्योंकि मेरी सगाई शास्त्री खानदान में हुई थी। अब अगर सबको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो बदले में मैं अपने लिए एक अच्छे और बेहतर भविष्य के बारे में क्यों ना सोचूं? इसमें बुराई ही क्या है? इतना कहकर जयती कुछ पलों के लिए चुप हो गई। कुछ देर यूं ही चुप रहने के बाद अचानक जयती को कुछ याद आया। उसने धीरे से अपना बटुआ खोला और उसमें से कुछ निकालकर शिवा के सामने टेबल पर रख दिया, जिसे देखते ही शिवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन हुआ कि वो उठे और जयती को एक जोरदार तमाचा जड़ दे। आखिर ऐसा क्या रखा था जयती ने शिवा के सामने जिसे देखते ही शिवा को गुस्सा आ गया? मीनाक्षी के स्कूल के बाहर शिवा की मुलाकात अपनी पुरानी मंगेतर जयती से होती है। जयती शिवा को उससे सगाई तोड़कर उसके चचेरे भाई भास्कर से शादी करने की वजह बताती है। जयती की बात सुनकर शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो जयती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम तो शास्त्री खानदान के बड़े बेटे तक नहीं हो। बचपन से लेकर आज तक हर चीज में तुम हमेशा अपने चचेरे भाई भास्कर से कमतर ही रहे हो। जब तुम 12 साल के थे तो तुम्हारे पूरे परिवार को शास्त्री खानदान से बेदखल कर दिया गया और तुम्हारी माँ, वो भी तो तुम्हें उसी वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। मैं मानती हूं कि जब हम छोटे थे तो तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना इज्जत और ना ही नाम, क्योंकि वो सब तो तुम्हारे दादाजी ने तुमसे छीन लिया है। और तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? भास्कर से शादी करने की वजह बताकर जयती ने अपने बटुए में से एक डेबिट कार्ड निकालकर शिवा को देते हुए कहा, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं और इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, तुम इसे रख लो। हालांकि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इससे तुम्हारा भविष्य तो सुधर ही जाएगा। देखो मना मत करना। और इतना कहकर जयती ने एक बार फिर से शिवा के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। देखो शिवा, मैं जानती हूं कि तुम बचपन से ही मुझे बहुत पसंद करते हो। 2 साल पहले भी जब तुम्हारा रिजल्ट आया था और तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए थे तो तुम्हें बहुत बुरा लगा था। तुम्हें इसी बात का डर था कि तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाओगे, इसीलिए तुमने। इतना कहते कहते अचानक जयती रुक गई। लेकिन जयती की बात सुनते ही शिवा की हंसी छूट गई, क्योंकि जयती शायद अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही थी, जबकि उस कार एक्सीडेंट के पीछे की असली सच्चाई तो कुछ और ही थी जो सिर्फ शिवा जानता था। हालांकि यह बात सच थी कि किसी जमाने में शिवा के लिए जयती को भूल पाना नामुमकिन था, लेकिन आज ना तो शिवा के हालात वैसे थे और ना ही खुद शिवा वैसा था। जयती की बात सुनकर भी शिवा ने कोई सफाई नहीं दी। वो सिर्फ सुनता रहा, क्योंकि मीनाक्षी पहले से ही उसे सब कुछ बता चुकी थी।
तो जयती ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, जहां तक बात भास्कर की है तो वो शास्त्री खानदान का बड़ा बेटा है। आगे चलकर वो न केवल शास्त्री खानदान का मुखिया बनेगा बल्कि विरासत में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी उसे ही मिलेगा। भविष्य में वो इस पूरे प्रदेश का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा और यूनिवर्सिटी की टॉपर यानी कि मेरा ख्याल भी रखेगा। बचपन से ही भास्कर कलारीपट्टू का अभ्यास करता आया है। उसने एक बहुत बड़े गुरु से इसकी शिक्षा भी ली हुई है। उसके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। जयती की बात सुनकर एक पल के लिए तो शिवा का मन हुआ कि वो जोर जोर से हंसे या फिर उठकर जयती को एक जोरदार तमाचा जड़ते, लेकिन उसने खुद पर काबू करते हुए शांत स्वर में कहा, अपना ये खैरात का पैसा अपने पास रखो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। शिवा की बात सुनकर जयती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपनी बात मनवाने के लिए तेज आवाज में कहा, तुम इसे रख क्यों नहीं लेते और क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, इतना कहकर जयती ने वो डेबिट कार्ड शिवा की तरफ सरकाते हुए गंभीर स्वर में कहा, शिवा मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, मैं तुम्हें हरजाना देने को भी तैयार हूं। अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? जानते हो तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर कितना हंसते हैं। इतना कहकर जयती ने एक गहरी सांस ली और लगभग हुक्म देते हुए शिवा से कहा, इसमें से 4 लाख रुपए तुम जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए तुम्हें बचा कर रखने होंगे। मेरी और भास्कर की शादी में तुम्हें उस 1 लाख रुपए के तोहफे खरीद कर हमें सारे समाज के सामने देने होंगे। भास्कर तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं चाहती हूं जब तुम वो तोहफे सबके सामने हमें दो तब सबको लगे कि उन तोहफों के साथ तुमने शादी के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, ताकि मेरी शादी के दिन मेरे अतीत पर लगाए दाग कि मैंने तुमसे सगाई तोड़कर तुम्हारे चचेरे भाई से शादी कर ली वो धुल जाए। आखिरकार मेरी शादी के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी वाला होना चाहिए। जयती की बात सुनते ही शिवा की भौएं चढ़ गई और उसे चतुर वाला किस्सा याद आ गया। वो समझ गया कि उस दिन चतुर के साथ वो शादी का कार्ड भेजने का सुझाव जयती का ही था। हालांकि कहीं ना कहीं शिवा ये जानता था कि जयती का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने का फैसला सही था, लेकिन उसके लिए जिस तरह जयती ने खुद को भगवान समझकर उसकी और उसके परिवार की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा था, वो सोचकर शिवा को जयती से घिन आने लगी। शिवा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब बस। मैंने हमेशा अपना हर कर्ज चुकाया है मिस जयती अय्यर, फिर चाहे वो किसी का उपकार हो या फिर बदला, तुम बस देखते जाओ। लेकिन शिवा के मुंह से ऐसी बात सुनते ही जयती के तेवर बदल गए। उसने खड़े होकर शिवा पर एहसान जताते हुए कहा, शिवा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह चिल्लाने की? तुमने तो हमेशा मेरे लिए सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम ये पैसे ले लो और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताओ? जरा सोच कर देखो, ऐसा करके मैं तुम पर एहसान ही कर रही हूं। तुम्हें सिर्फ शादी में आना है और बड़ों के आगे झुककर उनसे माफी मांगनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वाभिमान ज्यादा बड़ा है या तुम्हारे परिवार की जान? इतना कहकर जयती गुस्से में पलटकर वहां से जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक बार फिर से पलटकर शिवा की आंखों में देखते हुए वहीं से कहा, ख्यालों की दुनिया में रहना बंद करो शिवा और हकीकत को पहचानो। इस दुनिया में ऊंच नीच का फर्क तो इंसान के पैदा होते ही तय हो जाता है। भास्कर और मैं तो इंसानों के बीच भगवान शेषनाग की तरह श्रेष्ठ हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। जयती की बात सुनकर शिवा की हंसी छूट गई। उसने धीमे स्वर में जयती से पूछा, तुमने कभी सच में भगवान शेषनाग को देखा भी है? शिवा की बात सुनकर जयती चौंक गई और आश्चर्य से शिवा को देखने लगी। जयती के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख शिवा ने कहा, तुमने सच में कभी भगवान शेषनाग को देखा ही नहीं है, तभी तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। जयती को शिवा की बात सिर्फ एक भद्दा मजाक लगी, इसलिए उसने आंखें तरेड़ते हुए शिवा को देखा और मुंह बनाते हुए पलटकर वहां से चली गई। जयती के जाने के बाद शिवा बहुत देर तक वहीं बैठा अपने और जयती के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद पास के स्कूल की घंटी बजी तो शिवा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और उठकर उस कॉफी शॉप से बाहर आ गया। रही बात जयती के उस 5 लाख रुपए के बैंक कार्ड की, तो उसे छूना तो दूर, शिवा ने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही शिवा ने अपनी जेब से उस गिरवी की रसीद को निकाल कर देखा। पते की जगह पर लिखा था अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप और गिरवी रखने की कीमत की जगह 6 लाख रुपए लिखे थे। सीधे शब्दों में कहें तो शिवा को अपनी मां का वो लॉकेट 6 लाख का पड़ने वाला था। उसने बड़ी ही उदासीनता से बड़बड़ाते हुए कहा, उम्मीद है गिरवी की दुकान वाले के पास कुछ इंसानियत बची हो और उसने वो लॉकेट अभी तक किसी और को बेचा ना हो। तभी शिवा की नजर पास से गुजरती हुई एक टैक्सी पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर टैक्सी को रोकते हुए उसके ड्राइवर से पूछा, अन्ना अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप चलोगे? शिवा के मुंह से अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप का नाम सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन टैक्सी सिर्फ सेंटर में भार्गवन मार्ग के चौराहे तक ही जाएगी अन्ना। कल वहां कुछ समस्या हुई थी इसलिए आगे का रास्ता बंद है, इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर शिवा ने झट से हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है अन्ना चलो। इतना कहकर शिवा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही शिवा को ड्राइवर के कहे शब्द याद आ गए। सिटी सेंटर में भार्गवन मार्ग, भार्गवन खानदान की गिरवी की दुकान पूरे कोयम्बटूर की सबसे बड़ी गिरवी की दुकान थी और लगभग आधे कोयम्बटूर के लोगों का उनके यहां उठना बैठना था। यूं तो भार्गवन खानदान का व्यापार बहुत बड़ा था। शॉपिंग मॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक और सुपरमार्केट से लेकर कपड़ों के ब्रांड्स तक हर जगह उन्होंने अपना व्यापार फैला रखा था। लेकिन जिस व्यापार के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर थे वो थे पुराने जेवर, एंटीक वस्तुएं, पुरानी हस्तलिपि और पेंटिंग्स का व्यापार। उन्हीं की बदौलत कोयम्बटूर का नाम कलरीपायट्टू के साथ साथ कला और साहित्य के लिए भी जाना जाता था। टैक्सी में बैठे शिवा को अचानक याद आया कि एक बार उसके एक अध्यापक तो सिर्फ इसीलिए मशहूर हो गए क्योंकि उनकी एक चित्रकारी का नमूना भार्गवन खानदान ने खरीद लिया था। उन्हीं की वजह से उस अध्यापक को अपनी चित्रकारी पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिला था। कुछ ही देर में शिवा सिटी सेंटर की भार्गवन गली के पास पहुंच गया। इस गली और शहर की बाकी ऊंची ऊंची इमारतों में जमीन आसमान का अंतर था। यह गली पुरानी एंटीक वस्तुओं का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित बाजार थी। गली के दोनों तरफ बने घर ज्यादा ऊंचे भले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें एक खास पुराने तरीके से सजाया गया था। उस गली को देखकर ही लगता था मानो कोई पुराना सा गुप्त शहर पूरा का पूरा उठाकर यहां बसा दिया गया हो। उस गली में घूमते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप यहीं कहीं होनी चाहिए। तभी शिवा की नजर वहां की सबसे बड़ी दुकान पर पड़ी। उस दुकान के बाहर खड़ी ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां आने वाले लोग आम नहीं थे। इसलिए जैसे ही कोई उस दुकान के दरवाजे तक पहुंचता, एक महिला सहायक मुस्कुराते हुए तुरंत वहां उसके स्वागत के लिए पहुंच जाती थी। गिरवी की रसीद पर उसी दुकान का पता लिखा था, इसलिए शिवा चुपचाप उस दुकान में दाखिल हो गया। उसने देखा कि वहां की सारी महिला सहायकों ने एक जैसी चुस्त और खूबसूरत यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसमें उनके शरीर के उभार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर शिवा हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि अपने ग्राहकों को लुभाने का यह तरीका उसे अच्छा लगा था। हालांकि शिवा को उन महिला सहायकों की सुंदरता में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो उन्हें देखकर हैरान जरूर था क्योंकि देखने में भले ही वो महिला सहायक एक खूबसूरत सजावटी सामान लग रही थी, लेकिन उनकी सांसें स्थिर और चाल सहज थी। उन्हें देखते ही शिवा समझ गया था कि वो सभी महिला सहायक कलरीपायट्टू की अच्छी जानकार है। शिवा ने मन ही मन कहा, जरूर भार्गवन खानदान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा होगा, क्योंकि यहाँ की तो छोटी सी महिला सहायक भी कोई साधारण महिला नहीं है। तभी शिवा के सामने एक महिला सहायक आकर खड़ी हो गई। शिवा ने उसे देखते ही विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं यहाँ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया हूँ। इतना कहकर शिवा ने वो गिरवी वाली रसीद आगे बढ़ा दी, लेकिन उस महिला सहायक ने रसीद को हाथ में नहीं लिया बल्कि केवल झुककर उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर, आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है, प्लीज मेरे साथ अंदर वाले हॉल में चलिए, इस तरफ से प्लीज। तो क्या होने वाला था शिवा के साथ उस प्राचीन एंटीक शॉप में? अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप पर महिला सहायक की बात सुनकर शिवा उसके पीछे पीछे चलता हुआ उस व्यस्त हॉल से अंदर के हॉल में पहुंच गया। अंदर वाला हॉल बाहर वाले हॉल से ज्यादा शांत और कम भीड़ भाड़ वाला था। हालांकि वहां भी कुछ चुनिंदा ग्राहक मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इस हॉल की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ हर ग्राहक के सामने एक महिला सहायक बैठी थी। शिवा अभी उस अंदर वाले हॉल का जायजा ले ही रहा था कि उसके साथ वाली महिला सहायक ने कहा, सर आप यहां बैठिए, हमारे मैनेजर बस आते ही होंगे। जैसे ही शिवा महिला सहायक की बताई जगह पर बैठा, उसने फौरन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह शिवा के सामने एक सुगंधित चाय की प्याली परोस दी। शिवा को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो आराम से बैठकर अपने इर्द गिर्द चल रही गतिविधियों को देखने लगा। अंदर का वो हॉल बाहर के हॉल की तरह खूबसूरत और चमकदार नहीं था, लेकिन यहाँ की सारी कांच की अलमारियां कीमती हस्तलिपि, चित्रकारी और पेंटिंग से भरी पड़ी थी। उस हॉल के बीच वाली बड़ी दीवार पर एक विशाल पेंटिंग लटकी थी जिस पर भगवान शेषनाग की तस्वीर बनी थी। उस पेंटिंग को देखकर ही लग रहा था कि वो एक प्राचीन पेंटिंग है और उसे बनाने वाला कोई दिव्य कलाकार है जिसने अपनी जादुई कलम की कुछ ही लाइनों से सबको चौंका दिया था। उस पेंटिंग को देखकर शिवा खुद को रोक ही नहीं पाया। न जाने ऐसा क्या था उसमें जो शिवा को अपनी ओर खींच रहा था, इसलिए शिवा बिना पल के झपकाए टकटकी लगाकर उस पेंटिंग को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक औरत की लुभावनी आवाज सुनाई दी, क्या आप वही शिवा हैं जिसने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट दिया था? शिवा ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही नाजुक सी लड़की खड़ी थी। शिवा ने चौंकते हुए उससे पूछा,
आप मुझे कैसे जानती हैं? इतना कहकर शिवा ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। गदराया हुआ मादक बदन, लंबी टांगे, साफ और चमकदार त्वचा, गुलाबी पन लिए गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उस पर लंबे खुले बाल। वो लड़की कम और कोई खूबसूरत बला ज्यादा लग रही थी। जैसे ही वो लड़की शिवा के करीब आई तो शिवा को उससे एक जाने पहचाने इत्र की महक आई। बिल्कुल वैसा ही इत्र लंका में रावण के वंशज भी इस्तेमाल किया करते थे। शिवा उस इत्र के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, नहीं जानती तो नहीं हूं, मुझे तो आज ही आपको जानने का मौका मिला। नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी भार्गवन है। पल्लवी भार्गवन नाम सुनते ही शिवा को अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। स्कूल के दिनों में उसने ये नाम कई लोगों के मुंह से सुना था। अक्सर लोग उसकी खूबसूरती की तुलना आसमान के चांद से किया करते थे। हालांकि पल्लवी सच में बला की खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त वो शिवा को खूबसूरत कम और खतरनाक ज्यादा दिखाई दे रही थी। इसलिए शिवा ने सिर्फ मुस्कुराकर उसके नमस्ते का जवाब दिया। शिवा के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए पल्लवी ने मादक अंदाज में कहा, चिंता मत कीजिए, आपने जो किया है उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा और आपको आपके किए का इनाम मैं दूंगी। उस लड़की के मुंह से इनाम की बात सुनकर शिवा चौंक गया। वो तो उस दुकान में सिर्फ अपनी मां का गिरवी पड़ा हीरे का लॉकेट छुड़ाने आया था, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, इनाम? कौन सा इनाम? शिवा का सवाल सुनकर पल्लवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और उसने सीधे शब्दों में कहा, आप यहाँ इनाम के लिए ही तो आए हैं ना? कुछ दिन पहले मेरे भाई यदु भार्गवन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और नशे की हालत में ही उस्ताद रंगास्वामी के सर पर इनाम घोषित कर दिया था कि जो कोई भी उस्ताद रंगास्वामी को सबक सिखाएगा वो उसे 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब वैसे तो उन्होंने ये बात शराब के नशे में कही थी, लेकिन चाहे जबान शराब के नशे में ही क्यों न दी गई हो, भार्गवन खानदान की जबान कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर पल्लवी शिवा को घूरने लगी। हालांकि उसने अपनी आंखों में कहीं भी शिवा के लिए बेइज्जती का भाव जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मन ही मन वो शिवा को एक गिरा हुआ और कमतर इंसान ही समझ रही थी, क्योंकि पल्लवी के दादाजी ने उसे बताया था कि जिसने भी उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटा था वो इंसान कलरी पाइट्टू का धुरंधर गुरु रहा होगा। लेकिन कलरी पाइट्टू तो एक महान कला है और पल्लवी यही सोचकर परेशान हो रही थी कि ऐसी महान कला का धुरंधर गुरु सिर्फ 50 लाख के लालच में आकर ऐसे ऊंचे काम कैसे कर सकता है। पल्लवी की बात सुनकर शिवा ने नाम में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं मिसेस भार्गवन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पल्लवी ने शिवा की बात को नकारते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखो, मुझे पता है तुमने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटकर उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया है और वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन भार्गवन खानदान की तरफ से दिए जाने वाले इनाम की रकम भी कम नहीं है। वैसे भी मेरे भाई ने इतने ही इनाम की घोषणा की थी। इतना कहकर पल्लवी ने हाथ के इशारे से अपने मैनेजर को बुलाते हुए कहा, मैनेजर रंगनाथन, कागजात लेकर आइए। पल्लवी की आवाज सुनते ही एक लंबा हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में कुछ कागजात लेकर वहां आ गया। उसकी बात सी तेज नजर में क्रूरता की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही शिवा समझ गया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। मैनेजर रंगनाथ ने वो कागजात पल्लवी के हाथ में थमाते हुए कहा, मैम, मुझे लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इसकी जांच पड़ताल भी नहीं की है। हमने ये भी पता नहीं लगाया कि ये वही है। लेकिन पल्लवी ने मैनेजर रंगनाथन की बात को नकारते हुए कहा, पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही है। इतना कहकर पल्लवी ने वो कागजात खोलकर शिवा को दिखाते हुए कहा, देखो, भले ही तुमने उस्ताद रंगास्वामी को सबक सिखाया है, लेकिन फिर भी ये सब है तो गैर कानूनी ही। इसलिए मैं तुम्हें 50 लाख का इनाम हमारी कंपनी के कंसल्टेंट के नाम से दे सकती हूँ। तुम इन कागजात पर अपना नाम और अकाउंट नंबर लिख दो। पल्लवी की बात सुनकर शिवा के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या इस दुनिया के सारे अमीर और ऊंचे खानदान के लोग इसी तरह दूसरों को अपने से कम और छोटा आंकते हैं? अजीब इत्तेफाक था। कल जब शिवा उस्ताद रंगास्वामी के घर पर था तो उसने सुना कि किसी ने उस्ताद रंगास्वामी के सर पर इनाम घोषित किया है और आज वो इनाम घोषित करने वाले लोगों से टकरा भी गया। हालांकि शिवा को पल्लवी की बात सुनकर बुरा जरूर लगा था, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, देखिए मिसेस पल्लवी, मैंने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटकर उन्हें सबक सिखाया क्योंकि वो अपनी जबान से फिर गए थे। मैंने सिर्फ उन्हें उनकी गलती की सजा दी थी। इसका आपके भार्गवन खानदान से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर शिवा ने अपनी गिरवी की रसीद पल्लवी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रही मेरी गिरवी की रसीद। मैं यहां सिर्फ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया हूं। इस बार चौंकने की बारी पल्लवी की थी। उसने हाथ बढ़ाकर शिवा से गिरवी की रसीद ली और उसे गौर से देखते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो इसका मतलब शिवा सच में यहां सिर्फ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया है और मैं सोच रही थी कि ये इनाम के लालच में यहां आया है। यही सोचते हुए पल्लवी की नजर उस रसीद पर लिखी रकम पर पड़ी तो उसने पहले एक नजर शिवा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा, फिर बेइज्जती भरे लहजे में ताना मारते हुए उससे कहा, इस रसीद के हिसाब से 6 लाख रुपए मूल और 2 लाख रुपए ब्याज, कुल मिलाकर 8 लाख रुपए बनते हैं। तुम्हारे पास इतने रुपए हैं भी? लेकिन इससे पहले पल्लवी आगे कुछ कह पाती, उसे पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई थी, पल्लू, बदतमीजी नहीं,
आवाज सुनते ही शिवा ने पलट कर देखा। महंगा सफारी सूट पहने एक रौबीला बूढ़ा आदमी शिवा के पीछे से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हालांकि उन्होंने अपने गले या उंगलियों में किसी भी तरह का कोई जेवर नहीं पहना था, लेकिन फिर भी उनमें एक रईस और खानदानी आदमी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनके पीछे पीछे एक महिला सहायक हाथ में लकड़ी का छोटा सा संदूक लिए चल रही थी। उन्हें देखते ही पल्लवी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे दादाजी आप। मैनेजर रंगनाथन भी उन्हें देखते ही चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, बड़े मालिक आप यहाँ, कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और शिवा को देखते हुए हल्की कर्कश आवाज में कहा, नमस्ते मिस्टर शिवा शास्त्री, मैं इस दुकान का मालिक कृष्ण भार्गवन। मेरी पोती ने अभी अभी आपके साथ बदतमीजी से बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। भार्गवन खानदान के मुखिया कृष्ण भार्गवन को देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि कृष्ण भार्गवन को देखकर शिवा मुस्कुराया जरूर था, लेकिन वो अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ था। इसे उसकी बदतमीजी समझकर पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन दोनों की तीरियां चढ़ गई थी और दोनों गुस्से में शिवा को घूरने लगे। कृष्ण भार्गवन सिर्फ कोयम्बटूर ही नहीं बल्कि पूरे केरल और तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध और इज्जतदार व्यक्तियों में से एक थे। अब जब वो खुद शिवा से मिलने वहां पहुंचे तो उन्हें उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि शिवा को सामान्य शिष्टाचार की भी समझ नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बस चुपचाप शिवा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा आपके हीरे का लॉकेट जो आपने गिरवी रखा था, एक बार ठीक से देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी महिला सहायक को वो छोटा सा लकड़ी का संदूक खोलने का इशारा किया। संदूक खुलते ही शिवा ने आगे बढ़कर वो हीरे का लॉकेट अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन जैसे ही शिवा ने उस लॉकेट को हाथ लगाया वो चौंक गया, क्योंकि उस लॉकेट से उसे एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस हो रही थी। शिवा ने महसूस किया कि वो कोई साधारण लॉकेट नहीं था। अगर उस लॉकेट को पहनने वाला चाहे तो वो उसके जरिए अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ा सकता था। शिवा ये सोचकर हैरान रह गया कि आखिर उसकी मां के पास वो लॉकेट आया कहां से। अगर यही सब नागलोक में उसके साथ हुआ होता तो वो समझ सकता था, क्योंकि वहां ऐसी दिव्य चीजों की भरमार थी, लेकिन धरती लोक पर इस तरह मौलिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला लॉकेट कौन बना सकता था। उस वक्त न जाने ऐसे और कितने ही सवाल थे जो शिवा को परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी जेब से डेबिट कार्ड निकालकर उस महिला सहायक के हाथ में सौंपते हुए कहा, जी हाँ यही है, ये लीजिए, इस कार्ड में से गिरवी की कीमत काट लीजिए। महिला सहायक ने शिवा के हाथ से वो कार्ड लिया और मशीन में लगाकर स्वाइप कर दिया। मशीन में स्वाइप करते वक्त उसे पता चला कि उस कार्ड में अभी भी 92 लाख रुपए पड़े हैं, जिसे देखकर वो चौंक गई और उसके मुंह से सहसा ही निकल गया, लगभग 1 करोड़ रुपए। अभी कुछ देर पहले तक पल्लवी शिवा को 50 लाख रुपए के इनाम का लालच दे रही थी, जबकि शिवा तो पहले से ही करोड़पति था। इसीलिए उस महिला सहायक की आवाज सुनते ही पल्लवी का सर शर्म से झुक गया, लेकिन शिवा ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ इतने तो होने ही चाहिए। ये कार्ड मुझे स्वामी खानदान ने ही दिया था और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फिर से धोखा देने की गलती करेंगे। शिवा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोयम्बटूर शहर में कोई ऐसा भी है जो स्वामी खानदान के लिए ऐसी बातें कह सकता है। सब यही सोच रहे थे, पर शिवा की सांसों की स्थिरता और उसकी आंखों का तेज देखकर कृष्ण भार्गवन को विश्वास हो गया कि सिर्फ शिवा ही है जो ये बात कह सकता है और जरूरत पड़ने पर करके भी दिखा सकता है। इसलिए उसने हंसते हुए खुद शिवा का डेबिट कार्ड और उसकी मां का हीरे का लॉकेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मिस्टर शिवा शास्त्री, आप जल्दी में तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि आपके इस हीरे के लॉकेट का कोई इतिहास तो जरूर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो इतिहास जानना चाहूंगा। क्यों जानना चाहते हैं कृष्ण भार्गवन उस लॉकेट का इतिहास? आखिर क्या चल रहा है कृष्ण भार्गवन के दिमाग में? आखिर